स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे शतरंज के खेल में बिशातें बिछाई जाती हैं और सिर्फ बिछाई ही नहीं जाती, अपने दुश्मन को कैसे शतरंज में कमज़ोर बनाया जाता है। अगर हम शतरंज को सिर्फ खेल के नज़रिए से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये तो एक खेल है, तो हम शतरंज के विषय में आज क्यों बात कर रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ शतरंज की नहीं है, बात है विदेश नीति की, कि किस प्रकार से जैसे शतरंज में हम लोग बिशातें बिछाते हैं वैसे ही हम विदेश नीतियों में बिछाते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा 22 अप्रैल को पहलगांव अटैक हुआ, जब भारत के 26 नागरिकों को बहुत बेदर्दी के साथ में मार दिया गया और महिलाओं को जीवित छोड़ दिया गया, पुरुषों को मार दिया गया और कहा गया कि जाओ कह दो अपने मोदी से कि किसने मारा है और क्या किया है। ये बात हमारे देश में आक्रोश की तरफ फैलने लगी कि हमारे नागरिकों को किस प्रकार से मार दिया गया। जिस समय पर कश्मीर में 370 धारा हटाई गई, एक TRF यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम का एक संघ बना, मतलब संघ में इसलिए बोला आतंकवादी ग्रुप बना TRF, जिसने ये जो आतंकी हमला हुआ उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। हमारा देश देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर, कि वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और लोगों की आश टूटती गई। लोगों को लगने लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा। 5 मई से लेकर के धीरे धीरे देश में आर्मी की गतिविधियां होने लगी और टीवी वगैरह ऐसे दिखाने लगे जैसे मानो कि आज ही हम ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के द्वारा, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। और यही चीज़ धीरे धीरे लोगों के मन में और ज़्यादा आशा बढ़ाने लगी कि शायद इस बार हम POK लेकर के रहेंगे। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करने वाले थे, उससे पहले और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये कोई युद्ध के लिए की गई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन पे की जाने वाली कार्रवाई है जिन्होंने ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया है जिसमें इतने सारे सिविल नागरिक मारे गए हैं। 6-7 मई की रात, यानी 6 मई की रात 1:30 बजे के टाइम पे हम लोगों ने उनके ठिकानों पे हमला किया, जिसका बदला उन लोगों ने अगले दिन हमारे यहाँ पुंछ सेक्टर पे गोलीबारी करके और मोर्टार दाग करके लिया। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये युद्ध नहीं है, ना ही तो हम इसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ उन ठिकानों पे हमला कर रहे हैं जो आतंकवादी अड्डे हैं, ना ही तो हम आपके सिविल लोगों के लिए मारेंगे, ना ही तो हम आर्मी अटैक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को तो ये बात नागवार गुजरी और पाकिस्तान ने रिट्रीट में हमला किया। वापस में हम लोगों ने भी हमला किया। सारी घटनाएं आपको पता है और बाद में इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट अभी हमारा मुद्दा क्या है, देखिए, जब हमारे देश में और अन्य देशों में चर्चाएं चल रही हैं कि ये सब क्यों हुआ, इस जगह पर मेरा अपना एक छोटा सा मत है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरा मानना है कि जितना पाकिस्तान अपराधी है हमारे देश में हमला करने के लिए, उतना ही चीन भी अपराधी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे। देखिए, तो हम कुछ मिली जुली बातों को लेकर के चलते हैं। इस हमले से पहले टैरिफ वॉर चल रहा था अमेरिका और चीन के बीच में, जहां 145% अमेरिका ने टैरिफ लगाया था चीन के ऊपर और चीन ने 105% टैरिफ लगाया था अमेरिका के ऊपर। दोनों ही जगहों की अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे सुस्त होने लगी थी। जहां चीन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जहां उसकी ग्रोथ रेट पिछले साल 6-6.5 के आसपास थी, वहाँ उसकी ग्रोथ अभी गिर के 5-5.5 हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या होगी। बेरोजगारी बढ़ने लगी थी और अमेरिका की अवस्था भी यही थी, क्योंकि अमेरिका के पास में भी जो चीन से सामान आता था वो नहीं आ पा रहा था, सस्ते में उसे नहीं मिल पा रहा था कि वो चीज़ों को बना पाए। ठीक वैसे ही वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। पहला कारण ये था। दूसरा, आप देखेंगे कि जब चीन पे टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा, तो जो आईफोन कंपनी है उन्होंने वहाँ से अपनी कंपनी बंद करके भारत में शिफ्ट करने का प्रयास किया कि हम हमारे आईफोन अब मेड इन इंडिया करेंगे। अगर ऐसा होता, चीन को और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता। तीसरा, आप देखेंगे कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के CPEC तैयार कर रहा है।
वो उस सी पैक का विस्तार करके मिडिल ईस्ट तक पहुंचना चाहता है, जहां तक वो आसानी से अपने सामान को बेच सके। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चीन क्यों और किस लिए मदद कर रहा था। तो देखिए, जब यहाँ इतना सारा टैरिफ वगैरह लग रहा था, अमेरिका ने, जैसे ट्रम्प आए उन्होंने क्या कहा कि मैं अमेरिका को फर्स्ट बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने नाटो वगैरह से भी अपने हाथ धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिए, WTO से भी वो पीछे हटने लगे। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चीन पर कार्रवाई करना शुरू की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीन जिस रफ्तार से गति कर रहा है अपनी इकोनॉमिकली, ऐसे में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। और ट्रम्प का कहना क्या है कि वो अमेरिका को फर्स्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में एक प्रतिद्वंद्व चल रहा था। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं इंडिया भी हमारा धीरे धीरे गति कर रहा है, ये बात चीन को नागवारा गुजरती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा भी टेंशन बना रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों की रफ्तार धीमी हो जाएगी। देखिए, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली मान लीजिए एक व्यक्ति 2000 के बम खरीद के लाता है, एक व्यक्ति 25,000 के खरीद के लाता है। दोनों में से कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी बात का? हाँ, पड़ रहा है। एक के पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और थोड़ी देर के मजे के लिए, एक के पैसे कम जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं दोनों के पैसे। ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई होती रहती है, पाकिस्तान तो वैसे ही एक फेल्योर स्टेट है, लेकिन भारत नहीं है। कहा जाता है कि चीन और भारत अगर मिल जाएं तो अमेरिका से भी आगे चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से चीन को भी डर सताता है कि भारत कभी आगे ना निकल जाए हमसे। इसलिए मेरा मानना है कि शायद चीन ने ऐसा किया। और अगर आप देखेंगे उससे कुछ समय पहले ही, अप्रैल में ही अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश की और चीन की मीटिंग होती है, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ओशियन ऑफ गार्जियन हैं, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया यानी भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो तो लैंडलॉक कंट्री है, हम उस पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में भी वो इसी प्रकार की बातें करते हैं, और पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब सा तरीका दे जाते हैं कि अगर ऐसे हमला कर दिया जाए, इधर से आप हमला करें और उधर से हम हमला करें, तो हम लोग हिंदुस्तान के टुकड़े कर पाएंगे। पाकिस्तान को लगता है कि हाँ, हम 1971 का बदला ले पाएंगे, भारत ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। या जब हमारे बालाकोट में आप 36 जवानों को मारते हो तो हमने सिर्फ एयर स्ट्राइक की, अभी भारत वैसा भी नहीं है, ये हर चीज़ का बदला लेना जानता है, आँख में आँख दिखा करके ये आपको चेतावनी देना जानता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये युद्ध चल रहा था तो आपने देखा होगा कि चीन के जो चीन की सैटेलाइट और चीन के जो भी इक्विपमेंट्स है पाकिस्तान के पास में, उसने पूरा प्रयोग किया। टर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि भाई वी आर द मुस्लिम कंट्रीज, सो वी आर ब्रदर्स, रिलीजन ब्रदर्स। देखिए, गलती ये है ना कि हम लोग मानते हैं कि हम अगर एक ही धर्म के हैं तो हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही मानना है इन लोगों का। टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, हम भी अन्य देशों का साथ दे रहे थे, लेकिन आप लोगों ने देखा और देश साथ दे रहे थे, वो हमें समझा भी रहे थे कि देखिए आपको ज़्यादा युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब हम इस घटनाक्रम को देखिए जानने का प्रयास करते हैं। 7 से 10 मई तक युद्ध चलता है। 10 मई को 12 बजे DGMO के पास में कॉल आता है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है कि हम चाहते हैं सीज़ फायर कर दिया जाए। बट इससे पहले कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का इतना गैप है कि इससे पहले कि हम इस बात को बताते, 5 बजे के टाइम पे ट्रम्प ट्वीट करते हैं कि मेरे कहने पर दोनों देशों ने बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है कि सीज़ फायर की बात मान ली। आपके हिसाब से छोटा सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन इससे जाता है कि हमारा देश भारत जो बहुत अच्छे से लड़ रहा था, अचानक से इसने ट्रम्प के कहने पर घुटने टेक दिए। और ये खबर अगर आपको पता हो तो 10 मई के बाद से ये खबर चलने लगी, हमारे जो देश में अपोजिशन है वो भी कहने लगा कि नरेंद्र सरेंडर, यानी नरेंद्र मोदी आपने सरेंडर कर दिया, जबकि हमारे जवान लड़ने के लिए तैयार थे। देखिए क्या होता है ना, आप
ये जो गेम खेलते हैं पबजी वगैरह, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि दो देशों का युद्ध पबजी जैसा नहीं है जहाँ सिर्फ आप युद्ध करेंगे और सब वापस हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारी एक मिसाइल 1 लाख 2 लाख की है, पाकिस्तान के सिर्फ उन 50 आतंकवादियों को मारने के लिए हम 1-2 लाख रुपया बर्बाद करते हैं, इतनी सारी अपनी आर्मी को डिप्लॉय करते हैं एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे। इसके साथ साथ वहाँ का नोटम जारी करके हम जो हमारे फ़्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं उनको बंद कर पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ का स्कूल, कॉलेजेस और वहाँ की जो भी मॉनिटरिंग गतिविधियाँ होती हैं वो सब बंद करवा देते हैं। तो आप सोचिए कि हम कितना अपना नुकसान करते हैं। पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट है, भिखारी है, कटोरा लेके कहीं भी जाके मांग लेगा। जैसे अमेरिका के पास पहुँच गया, चीन के पास पहुँच गया, चीन ने उसकी मदद की IMF में भी, जहाँ उसने ऋण प्रदान करवाने के लिए पूरी बात की, और पाकिस्तान को ऋण मिला भी, आपने देखा भी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना पाकिस्तान दोषी उतना चीन इसलिए दोषी है क्योंकि चीन हर जगह पे मदद कर रहा था। चीन उसे सैटेलाइट इमेजेज दे रहा था, और 9 तारीख को रात में यानी 10 तारीख की मॉर्निंग में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर हमें घुटनों पर लाने वाले थे। ऐसा तभी संभव है जब कोई बड़ा देश उनकी मदद कर रहा हो, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो 48 घंटे तक किसी युद्ध को चला सकें। क्योंकि पाकिस्तान की अभी अवस्था ये है, 400 रुपये किलो आटा मोल लेकर के खा रहे हैं। क्या वो लोग हमारे देश के सामने टिक पाते? लेकिन इतनी बड़ी बात वो अगर बात बोल रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर वो हमें झुका देते, इसका एक ही मतलब है कि चीन उनका सपोर्ट कर रहा है। चीन ने ये सब किया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब हम युद्ध में व्यस्त थे, 12 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, और टेरिफ वॉर चल रहा था उसको घटा दिया जाता है। यानी अब 90 दिन तक कोई टेरिफ वॉर नहीं होगा, यानी दोनों लोग अपने देशों को संभाल पाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 16 मई को नहीं, 21 मई को अफगानिस्तान और चीन, माफ़ी चाहता हूँ, ईरान पता नहीं क्यों याद आया। अफगानिस्तान और चीन जो है वार्तालाप करते हैं CPEC को बढ़ाने के लिए। CPEC आप जानते हैं अभी चीन से लेकर के पाकिस्तान तक है, अब अफगानिस्तान में भी बात चल रही है, और उसके बाद वो ईरान में पहुँचेंगे, और इस हिसाब से वो पूरे मिडिल ईस्ट में पहुँचेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि 16 मई को हमारे जो जयशंकर जी हैं वो बात करते हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से कि आपने बहुत अच्छा किया जो हमारा साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को भड़का रहा था कि हमने जो है मिसाइल से हमला अफ़गानिस्तान के भी ऊपर कर दिया, और उन लोगों ने इस बात को नहीं माना। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब उनके लिए धन्यवाद दे रहे थे। और इसी बीच आप देखते हैं कि 21 मई को उन लोगों के बीच समझौता होता है सॉरी यानी चीन को कहीं ना कहीं फिर से लगता है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती करके जो इन लोगों का एक ऑर्डर बना हुआ है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चीन अफ़गानिस्तान के साथ बात करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 25 मई को यूएन में जब भारत एक प्रस्ताव रखता है कि TRF एक द रेसिस्टेंस फ्रंटियर एक आतंकवादी संगठन है जो हमारे देश के लिए खतरा है, तो चीन उस पर वीटो पावर का यूज़ करता है और उसको जो आतंकवादी संगठन है उसमें शामिल नहीं होने देता। पाकिस्तान के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी मनाई जाती है। लेकिन जो आप इन छोटे छोटे डॉट्स को मिलाएंगे तो आपको एक बात ही समझ में आएगी कि पाकिस्तान तभी खड़ा हो सकता है जब उसके समक्ष कोई खड़ा हो। तो मेरे दृष्टिकोण में जो ये छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे थे, मुझे लगा कि चाइना भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। क्योंकि जब हम लोगों ने छोटा सा सपोर्ट देखा कि टर्की ने किया, अजरबैजान ने किया, तो हम लोगों ने वहाँ इंडियंस ने क्या करने की कोशिश की थी, और अब देखते हैं चीन ने सपोर्ट किया है तो हम लोग क्या करेंगे। ये तो आगे की राह है।
तो मैं इस प्रकार के छोटे छोटे डॉट कनेक्ट करके आपको जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या होता रहता है ये समझाता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो IAS बनना चाहते हैं, उस पद पे बैठना चाहते हैं जहाँ बैठ के वो देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी से आप जब छोटे छोटे डॉट्स को क्लियर करेंगे, जियो पॉलिटिक्स को समझना शुरू करेंगे, तभी आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। केवल बैठे बैठे PUBG के एरिया से बातें करना, हमारे देश को किस प्रकार से लड़ना है, इकोनॉमिकली क्या है, इस सब से बातें नहीं होंगी। बातें होंगी छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करके, किस प्रकार से फैक्ट कार्य करते हैं, किस प्रकार से आप जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। ठीक जब हम इन चीज़ों को जान लेंगे तब हम एक अच्छे IAS ऑफिसर बन पाएंगे और आप हर छोटे एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोगों को समझ आ पाए, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर्स करें और इस पर कमेंट जरूर करें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या हमारे देश की कहाँ क्या कमी रह गई और क्या किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू और सब आप अपना ख्याल रखिएगा इसी के साथ में।